बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है कि भैया कंपाउंड्स तो हट गए, तो इसके लिए क्या करें भैया? सिंपल चीज़ बताओ हमें, पहले दिन भी रिवाइज करोगे, अगले दिन भी रिवाइज करोगे अच्छे से नोट्स को, क्योंकि इसको हम लोग बाद में टाइम नहीं देंगे। आपको प्रोडक्ट हर रिएक्शन के लिए बनाना नहीं है कॉपी में। हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। लास्ट के वीडियो में जब मैंने बायोलॉजी को कैसे आपको 5 दिन के अंदर रिवाइज करना है और कैसे आपको 5 टाइम्स रिवाइज करके जाना है अपने एग्जाम से पहले, वो वीडियो आपको बहुत पसंद आई थी और वो देखने के बाद आपने बोला कि भैया हमें सेम वीडियो केमिस्ट्री और फिजिकल चाहिए। तो आज मैं केमिस्ट्री की वीडियो लेकर आया हूँ जहाँ पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को कैसे आपको रिवाइज करना है डेली, और कैसे आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को भी 4 से 5 बार रिवाइज करके जा सकते हो, इस पर बात करने वाले हैं। अब आपको पता है कि मैंने लास्ट वीडियो में जब बायो की बात की थी तो उसमें मैंने आपको 4.5 घंटे, 4 से 5 अगर एवरेज लोगे तो 4.5 आवर्स का टाइम मैंने आपको दिया था रिवाइज करने के लिए। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए मैं 3 आवर्स रखता था अपने लिए, तो मैं आपको ही बोलूँगा कि 3 आवर्स डेली सुबह उठते ही ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आपको रिवाइज करना है। ठीक है, तो मैंने आपको टाइम बता दिया, कितने घंटे देने ये बता दिया। अब ये इस वीडियो में तो हम लोग ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक देख रहे हैं। अगर आपको फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की चाहिए होगा तो उसके लिए मुझे अलग वीडियो बनानी होगी जिसमें मैं फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे रिवाइज करने हैं, उनके फॉर्मुलाज को, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है या फिर मॉक कैसे देना है वो बता दूंगा आपको, कितना टाइम देना है। तो अब हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पे। तो सबसे पहले मैंने बोला आपको कि 3 घंटे आपको डेली देना है, जिसमें से 2 घंटे आपको ऑर्गेनिक को देना है और 1 घंटे आपको इनऑर्गेनिक को देना है। ठीक है, ये स्प्लिट हो गया टाइम। अब लास्ट वीडियो में हमने 4.5 घंटे बायोलॉजी को दिया था, और अगर आप टोटल बायोलॉजी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को मिलाते हो तो 120 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, जिसका अगर सम टोटल करोगे तो 480 मार्क्स का बनता है। तो अगर आप डेली सिर्फ 7.5 घंटे अभी से दे रहे हो तो आप इस 480 मार्क्स को स्ट्रॉन्ग करके जाओगे, और एग्जाम में इन 480 मार्क्स से जितने भी आपके 120 क्वेश्चन आ रहे होंगे वो आप जल्दी कर पाओगे और फटाफट कर पाओगे। तो आपका मेजर पोर्शन जो है वो खत्म हो जाएगा जल्दी, कम टाइम में, और आपका जो कंसेप्चुअल पार्ट होगा, जो न्यूमेरिकल पार्ट होगा, उसके लिए आप टाइम बचा पाओगे। और जो आपको एंजाइटी होती है पेपर में, लो कॉन्फिडेंस होता है, या अभी भी किसी का अगर लो स्कोर आ रहा है या फिर मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो वो सब प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगा इस फ्रीक्वेंट रिविजन से। ठीक है, यही चीज़ लोग मिस करते हैं, जब तक वो फ्रीक्वेंट रिवीजन नहीं करते वो सिलेक्ट नहीं हो पाते। तो इसीलिए मैं अभी जो ये वीडियोस डाल रहा हूँ इस पर मैं फ्रीक्वेंट रिवीजन पे आपको फोकस करवा रहा हूँ, ताकि आपका ये सब जितना भी लो स्कोर वाला प्रॉब्लम है या फिर एंजाइटी, लो कॉन्फिडेंस, प्रेशर आता है एग्जाम में, ये सब आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसमें अच्छे से फॉलो करते हो तो अगर मान लो 480 मार्क्स का आता है और आपने बहुत गलती कर दी, बहुत ब्लंडर मिस्टेक्स कर दी, जबकि इसमें उतने मिस्टेक्स होते नहीं है, तब भी आप 430, 440 मार्क्स इजीली इससे ले आओगे। ठीक है, तो जो ये कहते हैं कि भैया हमें 440 मार्क्स चाहिए, तो वो एटलीस्ट ये करके जाए बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ऑर्गेनिक पे और बात करते हैं कि कैसे इसको रिवाइज करना है। देखो, ऑर्गेनिक को मैंने डिवाइड कर दिया है इन चैप्टर्स में, जो कि आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे सबके लिए टाइम लिख दिया कि मैक्सिमम टाइम आपको कितना देना चाहिए। ठीक है, उससे ज्यादा आपको हो सकता है पहले रिवीजन में लग जाए, लेकिन अगले रिवीजन से आप इस टाइम लिमिट के अंदर आ जाओ। ऑल्सो इसमें आपको साइड में कुछ टाइम दिख रहा है, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। तो ये हो गया चैप्टर, और कैसे उनको ग्रुप करना है मैंने बता दिया। ये हो गया आपका यूनिट 1, ये हो गया यूनिट 2, ये 3, ये 4। ठीक है, तो ऑर्गेनिक को आपको 4 यूनिट में बांट लेना है, और इतने टाइम में आपको पर चैप्टर का मैंने टाइम लिख दिया, उसमें खत्म करना है। अब कैसे रिवीजन करना है, तो बेसिकली आपको रिएक्शन कॉपी के थ्रू रिवीजन करना है। अगर आपने खुद का बनाया तो ठीक है, नहीं बनाया तो मैंने अपना डाल रखा है टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कैसे आपको रिवाइज करना है ऑर्गेनिक को। तो देखो, जिसने ह्यूरिस्टिक देख रखी है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसने नहीं देखी है उनको सबसे पहले मेरी ह्यूरिस्टिक सीरीज देखनी है, जो कि 13 आवर्स की है। मतलब ह्यूरिस्टिक में मैंने ये सारे वीडियोस करवा रखे हैं एक्सेप्ट ये पहला वाला यूनिट छोड़ के। ठीक है, उसके अलावा जितने भी आपके मेन रिएक्शन वाले चैप्टर्स जहाँ पे आपको दिक्कत होती है वो सारे मैंने ह्यूरिस्टिक में करवा रखे हैं, और 13 आवर्स के अंदर आप उसको खत्म कर सकते। सबसे पहले तो आपको ह्यूरिस्टिक देख लेनी है अगर आपने नहीं देखी है। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने एक तो सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स कवर करवा दिए हैं, जितने भी थियरी, असर्शन के क्वेश्चन बन सकते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, और रिएक्शन में आपको कैसे प्रोडक्ट बनाना है ये भी बता दिया। तो आपका मेन जो चंक है, अगर मान लो 15 क्वेश्चन आने वाला है तो 11 क्वेश्चन का जो भी चंक है मैंने उसमें करवा दिया। उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है कि पर चैप्टर, अगर आप मुझसे पूछते हो कि भैया हमें बता दो कि पर चैप्टर ह्यूरिस्टिक में कितना टाइम लगेगा, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। हाइड्रोकार्बन में 3 घंटे लगेंगे, हेलोलिन में 2 घंटे लगेंगे। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे ह्यूरिस्टिक के आवर्स लिख दिए कि आपको देखने में कितना टाइम जाएगा, और ये मैंने एक्जैक्ट वीडियो का लेंथ लिखा है। अगर आप 1.56 में देखते हो तो और कम टाइम में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 13 घंटे आपको लाके सबसे पहले ह्यूरिस्टिक देख लेनी है। कैसे देखनी है वो मैं आपको जब शेड्यूल दिखाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि किस दिन आपको कौन सी ह्यूरिस्टिक देखनी है। उसके बाद मान लो आज आपने हाइड्रोकार्बन का ह्यूरिस्टिक देखा, अगले दिन से ही आपको रिवीजन उसका प्लान कर लेना है। ऐसा नहीं करना है कि आज आपने हाइड्रोकार्बन का ह्यूरिस्टिक देखा, कल फिर दूसरे चैप्टर का ह्यूरिस्टिक देखा, ऐसे करते करते पूरी यूनिट खत्म की, उसके बाद रिवीजन पे बैठोगे तो फिर आपका फिर वही हाल हो जाएगा जो अभी है, आपको कुछ याद नहीं। क्यों? क्योंकि आपने बीच में रिवाइज नहीं किया था। वही मैं चाह रहा हूँ कि आज अगर आप ह्यूरिस्टिक हाइड्रोकार्बन का देख रहे हो तो कल से आप हाइड्रोकार्बन को रिवीजन में ले आओगे। ठीक है, तो ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, और इसका एक्जैक्ट शेड्यूल मैं आपको अभी नीचे देता हूँ। अब आपको रिवाइज कैसे करना है इसके स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ। 2 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले रिएक्शन कॉपी आप खोलोगे अपने सामने, रिएक्शन कॉपी में रिएक्टेंट लिखा है, रिएजेंट लिखा है, प्रोडक्ट नहीं लिखा है। तो आपको प्रोडक्ट हर रिएक्शन के लिए बनाना नहीं है कॉपी में। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर चीज को ड्रॉ कर रहे हो, बहुत टाइम जाएगा उसमें, उतना टाइम आपके पास नहीं है। आपको क्या करना है, रिएक्टेंट देखना है, रिएजेंट देखना है, सोचना है कि कौन सा रिएक्शन था, इसमें कैसे प्रोडक्ट बनाते थे, और प्रोडक्ट क्या बनेगा मन में सोच लेना है कि क्या हटेगा क्या लगेगा, सोच लेना है। उसके बाद एनसीईआरटी आपके बगल में खुली होगी या बंद होगी, आपने एनसीईआरटी खोला, अच्छा इस सेक्शन का ये प्रोडक्ट बना है, जो आपने सोचा अगर वो सही है तो आप आगे चल जाओगे अगले रिएक्शन में। ठीक है, तो बस सोचना है आपको, एनसीईआरटी से मिला लेना है। ऑल्सो प्रोडक्ट बनाने के बाद एक तो आपने प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बना लिया, उसके बाद उसका नाम भी आपको सोचना है कि अच्छा इसका नाम होगा क्या,
क्योंकि आपको एग्जाम में जो है एनटी कैसे खेल रही है, प्रोडक्ट बनवाती है आपसे, उसके बाद उसका नाम पूछ लेती है, आईयूपीएसी पूछ लेती है, तो वहाँ पे लोग फंस जाते हैं। तो उसका कॉमन नेम अगर एनसीईआरटी में लिखा है या फिर आईयूपीएसी नेम अगर लिखा है एनसीईआरटी में, तो वो आपको पता होना चाहिए, सोचना है और वो भी वेरीफाई करना है एनसीईआरटी। इससे क्या होगा, इससे आपके सारे रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनाने वाला जितने भी क्वेश्चन होंगे ये उससे रिवाइज होते रहेगा। दूसरा हो गया आपके जितने भी एसोसिएशन वाले क्वेश्चन हो गए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए, वैसे क्वेश्चन मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो उसके लिए क्या करना है, जो मेरी ह्यूरिस्टिक देखेंगे उनको समझ में आएगा कि मैंने क्या करवाया है, उसमें रिएक्शन के थ्रू एक्टिव रिकॉल करवाया है। तो रिएक्शन देखना है आपको, और एनसीईआरटी खोलने से पहले उस रिएक्शन को देख के सोचना है कि एनसीईआरटी में इस रिएक्शन के बारे में और क्या क्या लिखा है। जैसे कोई अगर रिएक्शन है उसमें उसका सबसे पहले आप सोचना है कि इसका नाम क्या है इस रिएक्शन का, ठीक है। कोई अगर नेम रिएक्शन तो उसका नाम बताना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये सब आपको पता करना है उसमें, ये सब सोचना है उसके बारे में। कुछ एनसीईआरटी में स्पेसिफिक रीजन लिखा होता है कि हम लोग यही रिएजेंट क्यों यूज कर रहे हैं, pyridine ही क्यों यूज कर रहे हैं, तो वो सब रीजन एनसीईआरटी में अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसमें ये सब चीज लिखी हुई थी, अगर आपको याद आया तो रिकॉल करना है, नहीं याद आया तो एनसीईआरटी खोल के देखना है। तो इस तरीके से आपकी थ्योरी भी रिएक्शन कॉपी के थ्रू रिवाइज होती रहेगी, और आप एक्टिव रिकॉल करोगे तो आपको लंबे समय तक याद आएगा, एग्जाम में याद आएगा। तो ये चीज आपको करना है, ठीक है। तो अगर आपने अपनी एनसीईआरटी हाईलाइट नहीं की तो मैंने अपनी हाईलाइटेड एनसीईआरटी जो मैंने ह्यूरिस्टिक में यूज किया वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, वहां से आप निकाल सकते हो। और ह्यूरिस्टिक तो फॉलो करना मस्ट है, एक बार तो देख ही लेना, आपको बहुत मजा आ जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग एग्जैक्ट प्लान की कि कैसे आपको किस दिन कौन सा यूनिट रिवाइज करना है, ताकि आप 5 रिवीजन के वीडियो में आगे चलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जिसने ह्यूरिस्टिक देख रखी है ऑलरेडी, उसके बाद बात करेंगे उन लोगों के लिए जिसने ह्यूरिस्टिक नहीं देखी और अभी वो देखेंगे ह्यूरिस्टिक को, ठीक है। तो जिसने देख रखी है उसको कुछ नहीं करना है, 15 से मतलब कल से स्टार्ट करना, और पहली यूनिट जो थी अपनी उसको रिवाइज कर लेनी है। अब पहली यूनिट में क्या आता है, अपना जीओसी, आईपीएससी और अपना प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट आता है, ठीक है। तो उसका जो भी आपने नोट्स बनाया है वो आपको रिवाइज करना है। पहले दिन भी रिवाइज करोगे, अगले दिन भी रिवाइज करोगे अच्छे से नोट्स को, क्योंकि इसको हम लोग बाद में टाइम नहीं देंगे, कंसेप्चुअल चैप्टर है, आप अभी देख लोगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो इसमें जितने भी कंसेप्ट है वो आपको देख लेना अच्छे से 2 दिन लगा के। उसके बाद 17 को इसका पीवाई सॉल्व कर लेना है। पहले चैप्टर का तो आपने 3 दिन देके अभी पहले चैप्टर को फिर से रिवाइज किया, क्योंकि ये कंसेप्चुअल है तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, आगे हम लोग उसको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। उसके बाद 18 को आपको सेकंड यूनिट कर लेना है, 19 को थर्ड, 20 को फोर्थ, ये आपका पहला रिवीजन खत्म होता है। उसके बाद सेकंड रिवीजन जब आप स्टार्ट करोगे तो 21 को आपने जो आपने पीवाई सॉल्व किया था 17 को, 21 को आपको फिर से फर्स्ट वाली यूनिट का पीवाई सॉल्व कर लेना, मतलब जीओसी के जितने भी पीवाईक्यूज है प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स के, उसको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद 22 को वापस से आपको फर्स्ट यूनिट को रिवाइज करना है अपने नोट से, ठीक है। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक। 26 को आपको फिर से फर्स्ट यूनिट को बस नोट से रिवाइज कर लेना है, पीवाई सॉल्व नहीं करना है अब। 27 को 2, 28 को थर्ड और 29 को फोर्थ यूनिट को रिवाइज कर लेना है। ये आपका थर्ड डिवीजन खत्म हो गया। उसके बाद फोर्थ डिवीजन में क्या करना है आपको, 30 से सेकंड यूनिट को और अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर को साथ में रिवाइज करना है 30 को, ठीक है। फर्स्ट मई को आपको क्या करना है, फोर्थ यूनिट को और एमाइंस चैप्टर को साथ में रिवाइज करना है, और सेकंड मई को आपको फर्स्ट यूनिट को उसके पीवाई के साथ आपको रिवाइज करना है। ये हो गया आपका फोर्थ रिवीजन। क्योंकि आपने कंसेप्चुअल चैप्टर को एग्जाम से 2 दिन पहले रिवाइज कर लिया तो आपके लिए सफिशिएंट है। अब हम लोग इसको वापस से रिवाइज नहीं करेंगे। तो रिवीजन नंबर 5 में आपको 3 मई को थर्ड वाली यूनिट और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड को रिवाइज कर लेना है, और 4 मई को आपको सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट को साथ में रिवाइज करना है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस वाली यूनिट में आपके सारे के सारे ऑर्गेनिक के रिएक्शन वाले चैप्टर्स आ गए, जो कि आप भूलते एग्जाम में, तो वो आपने एग्जाम से 1 दिन पहले रिवाइज कर लिया, आपका काम हो गया, ठीक है। तो इनिशियली हो सकता है आपका 2 घंटे में ना हो, लेकिन ह्यूरिस्टिक देखने के एक रिविजन के बाद आप टाइम लिमिट के अंदर आ जाओगे, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बात आती है भैया यहाँ तो आपने बस रिविजन बताया रिएक्शन कॉपी के थ्रू, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी तो करना होगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है, तो देखो सबसे पहले ये समझो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस इस टाइम पे सिर्फ आपको पीवाईक्यू करना है, क्योंकि ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं कि आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन सीखना है, ये नहीं। आपको बस ये चेक करना है कि अगर मुझे रिएक्शन याद है तो क्या मैं पीवाईक्यू सॉल्व कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, ये चेक करना है। अगर आप कर पा रहे हो तो बार बार पीवाईक्यू सॉल्व करके आपको कुछ मिलने नहीं वाला है। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आपके बहुत सारे थियोरेटिकल चैप्टर्स इस बार हट गए हैं, तो उसको मेकअप करने के लिए ये लोग बायोमोलिक्यूल से अच्छे अमाउंट में क्वेश्चन देंगे। 2 क्वेश्चन आना ही आना है। प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पार्ट है जीओसी में, उससे अच्छा क्वेश्चन देंगे। इसके अलावा बाकी ये असर्शन या फिर स्टेटमेंट के नंबर्स बढ़ा सकते, क्योंकि इनको थियोरेटिकल क्वेश्चन भी तो देने हैं। पहले क्या होता था कि 15 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो उसमें से 5 थियोरेटिकल क्वेश्चन होते थे, जिसमें से एक पॉलीमर से आएगा, एक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से आएगा, तो ऐसे करके 5 क्वेश्चन आते थे थियोरेटिकल। तो उनको उसको मेकअप करना है। ऐसा तो नहीं 5 क्वेश्चन आपको बायोमोलिक्यूल से दे देंगे, तो ये थ्योरी वाले क्वेश्चन तो मेंटेन करेंगे ही 5। तो या तो स्टेटमेंट या फिर असर्शन वाले क्वेश्चन का नंबर बढ़ जाएगा, या फिर ये जितने भी चैप्टर्स है बायोमोलिक्यूल से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, आपके जो प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट है उससे 1 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये सारे चैप्टर्स में अब अगर आप बार बार पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। एक बार पीवाईक्यू सॉल्व करो, देखो किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस पार्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, एनसीईआरटी मार्क करो, बार बार रिवाइज करो, ठीक है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बायो, ये 3 चीज डिवीजन का गेम है, ठीक है। इसमें पीवाईक्यू बस एक बार सॉल्व करना होता है ताकि आप अच्छे से पता कर पाओ कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको एक्जैक्ट बताऊं कि आपको पीवाईक्यू कब सॉल्व करना है, तो आपको पीवाईक्यू पहले रिवीजन में सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि पहले रिवीजन में याद कर लो चीज़ों को अच्छे से। हाँ ठीक है, पहले रिवीजन में आपको याद हो जाएगा कि हाँ इस रिएक्शन में इस रिएजेंट को डालने पे ये करना होता है, ये प्रोडक्ट बनाना होता है। उसके बाद जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आप कॉन्फिडेंस में सॉल्व करोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस और बूस्टअप होगा कि हाँ चलो मैंने याद किया, मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जाम में आएगा तो मैं अप्लाई कर लूंगा, ठीक है। तो सेकंड डिवीजन में जाके आपको पीवाईक्यू को सॉल्व करना है, ठीक है। पूरा अच्छे से सॉल्व करना, मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको लगे मार्क कर लेना उसको। कब सॉल्व करोगे, तो अगर आप ऊपर देखोगे जहाँ पे मैंने आपको 3 घंटे का टाइम दिया था क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला, ये
इसमें से आपको 1 घंटे निकाल लेना है। सेकंड डिवीजन जब आपका चल रहा होगा तो 1-1 घंटे निकाल लेना और 5 दिन के अंदर जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन ये सारे चैप्टर्स हैं इनके पीवाईक्यूज एक बार लगा लेना। अब क्योंकि आप सेकंड डिवीजन का टाइम लगा रहे हो तो आप ऑलरेडी एग्जाम के बहुत पास हो और आपको एग्जाम के समय तक ये पीवाईक्यूज याद रहेंगे, क्योंकि आपने अभी भी सॉल्व किया, उसके बाद आप लगातार रिविजन कर रहे हो। तो आप जैसे पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद रिविजन में आओगे तो आपको दिखेगा हाँ अरे इससे पीवाईक्यू आया था और ये रहा ये रिएक्शन। ठीक है, तो अच्छे से इसको याद कर लेते हैं क्योंकि चांस है कि क्वेश्चन आ जाए और क्वेश्चंस आपके बार बार उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक से आते हैं। तो यही मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँ। तो सेकंड डिवीजन में आपको पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना है, अच्छे से मार्क कर लेना है और उसके बाद मान लो आपको फिर से एक बार सॉल्व करने का मन किया कि नहीं भैया उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया, अभी एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। तो थर्ड डिवीजन जब आप कर रहे होगे तो उसमें सिर्फ लास्ट के 10 ईयर्स वाले पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लेना या फिर जो आपने मार्क किए होंगे उन पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लेना, आपका काम हो जाएगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में बस आपको इतना ही करना है। मेन फोकस आपको रिएक्शन रिवाइज करने में और जितने भी एसर्शन रीजन या फिर स्टेटमेंट्स मैंने बताए हैं ह्यूरिस्टिक में उसको रिवाइज करने में रहना चाहिए। अब आगे चलते हैं, इनऑर्गेनिक को देखते हैं। तो इनऑर्गेनिक को अगर आप देखोगे तो इसमें ज़्यादा चैप्टर सब बचे नहीं, क्योंकि मोस्टली जितने भी चैप्टर्स हमारे टाइम में थे सब हट चुके हैं। अब इसमें क्या बचा है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, आपका पूरा पी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बचा है। ठीक है, तो इसको मैंने डिवाइड कर लिया है 5 यूनिट्स में। ठीक है, पी ब्लॉक को मैंने ग्रुप्स में बांट दिया है और इसको 2 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये जो आपका पहला यूनिट है और 5वां यूनिट है, इससे आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनेंगे। तो इसीलिए आपको पीवाईक्यूज मल्टीपल टाइम सॉल्व करने, अगर आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया है, अगर आपने अभी तक सॉल्व किया, जैसे मेरा ये स्ट्रॉन्ग था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, तो इसके मैं पीवाईक्यूज एंड में नहीं सॉल्व करता था। मैं क्या करता था, मैं बस नोट्स पढ़ता था, उसमें मेरे को जैसे ही मैं बॉन्ड ऑर्डर देख रहा हूँ, बॉन्ड एंगल देख रहा हूँ, तो मेरे को याद आता था कि हाँ चलो ये जो पार्ट है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पीवाईक्यूज में बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर आप उस लेवल पर नहीं आए हो, अभी आपने पीवाईक्यूज को बार बार सॉल्व नहीं किया है, आपका केमिकल बॉन्डिंग वीक है, तो इस केस में आपको पीवाईक्यूज को मल्टीपल टाइम्स अभी सॉल्व कर लेना है और नोट्स को भी 2-3 बार रिवाइज करना है। कैसे करना है वो मैं आपको डिवाइस बता दूंगा। सेम आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए भी करना है, क्योंकि बहुत लोगों का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वीक है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केमिकल बॉन्डिंग को वीक लेके आप एग्जाम में नहीं जा सकते, इसको स्ट्रॉन्ग कर ही लेना है, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स मिलके मुझे लगता है 7 से 8 क्वेश्चन तो बना के देंगे ही आपको। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का भी वेटेज काफी रहेगा इस बार। तो इन 3 चैप्टर्स को तो अच्छे से कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करके जाना है, पीवाईक्यूज बार बार लगाने हैं। बाकी बच्चे जो आपके 2 चैप्टर्स है, पी ब्लॉक और डीएनएफ ब्लॉक, उसमें आपको बार बार एनसीईआरटी की रिवीजन करनी है और पीवाईक्यू को एक बार लगा देना है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन को भी एक बार सॉल्व कर लेना है, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ये जो पार्ट्स है ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में मुझे इन पे ज़्यादा ध्यान देना है। ऑल्सो बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है कि भैया कंपाउंड्स तो हट गए, तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कंफर्म नहीं हूँ मैं कि आप कंपाउंड्स आएगा नहीं आएगा। बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कंपाउंड नहीं आएगा, बहुत सारे टेस्ट में कंपाउंड से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कुछ कंफर्म नहीं। तो इसके लिए क्या करें भैया, सिंपल चीज़ बताऊँ मैं, तो देखो सिंपल ये चीज़ है कि अगर आप चाह रहे हो कि मुझे केमिस्ट्री में एक भी मार्क्स नहीं कटवाना है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को केमिस्ट्री में 170 प्लस आए, तो मैं कंपाउंड्स करके जाता। ठीक है, क्योंकि अगर आ भी गया क्वेश्चन तो कितने आएंगे, 1-2, ठीक है 2 क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम, तो 2 क्वेश्चन मैं छोड़ सकता हूँ अगर मेरे को 170 प्लस नहीं जाना है। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे 170 प्लस चाहिए, फुल मार्क्स चाहिए, तब मैं कंपाउंड नहीं छोड़ सकता हूँ, तब मैं कंपाउंड करके जाता। तो अगर आप उस लेवल पर हो जहाँ पे उतना अभी आपका बहुत सारा पार्ट बचा है, आपने अच्छे से रिवीजन नहीं किया, तो आप कंपाउंड अभी छोड़ दो, मत करो। जितना बाकी बचा वाला पार्ट है, ट्रेंड वाला, एक्सेप्शन वाला, उन सबको करके जाओ, कंपाउंड वाला पार्ट छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी अच्छे से किया हुआ है तो कंपाउंड पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, 1-2 रीडिंग लगा लो, पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, देख लो कैसे क्वेश्चन आए हैं, बस वही क्वेश्चन रिपीट हो। बाकी जब तक एग्जाम होगा नहीं, कंफर्म कुछ नहीं कह सकते कि कंपाउंड से क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। डीएनएफ ब्लॉक तो कंप्लीट करना है, पी ब्लॉक में जो जिस लेवल पे है उस अकॉर्डिंग डिसीजन ले लो कि मेरे पास टाइम अभी नहीं है, तो क्या मैं 2 क्वेश्चन के लिए उतना दिमाग लगाऊं या फिर मैं अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्ट्रॉन्ग कर लूं। ये अपने आप से क्वेश्चन पूछो और उस हिसाब से आपका आंसर आपको खुद मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आगे और एक्जैक्टली डे वाइज प्लान देखते हैं कि कैसे आपको स्टार्ट करना है। देखो मैं सबसे पहले, क्योंकि मैंने आपको बोला केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपके पीवाईक्यूज आपको बार बार सॉल्व करने हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो एक तो होंगे वो लोग जो कि केमिकल बॉन्डिंग उन्होंने एटलीस्ट नोट से बार बार पढ़ा होगा, उनको याद होगा। जिनको याद है केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से या फिर नोट से एक बार देखने के बाद याद आ जाएगा, तो वो क्या करना, 15 को केमिकल बॉन्डिंग का पीवाईक्यू सॉल्व करना, 16 को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सॉल्व करना, 17 को फिर से केमिकल बॉन्डिंग का सॉल्व करना और 18 को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। इससे क्या होगा कि आपकी 4 दिन के अंदर ये 2 चैप्टर्स आपके टेस्ट में आ जाएंगे। अब अगर आप इसको 1 हफ्ता भी छोड़ देते हो, 2 हफ्ता भी छोड़ देते हो, तो आप जल्दी भूलोगे नहीं। ठीक है, जिनका स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो मान लो पढ़ा था उन्होंने लेकिन भूल चुके हैं, तो अब क्या करेंगे वो, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2-2 दिन दिए हैं पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए एक ही चैप्टर के, तो वो क्या करना कि एक दिन 15 को केमिकल बॉन्डिंग के पीवाईक्यू सॉल्व करने के बजाय कोई भी 1 शॉट निकाल के देख लेना। ठीक है, रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं, मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि 1 शॉट आपको देखते नहीं रहना है, मतलब सिर्फ 1 शॉट से रिवीजन नहीं करना है। आप एक बार जैसे 1-2 चैप्टर भूल रहे हो, उनके 1 शॉट देखा आपने, उसके बाद आप वापस से खुद के रिवीजन में आ जाओगे। तो एक बार 15 को आपने 1 शॉट देख लिया केमिकल बॉन्डिंग का, कंसेप्ट सारे रिकॉल हो गए, नोट्स खोल के देखना ताकि आपके सारे नोट्स में क्या वो कहना चाह रहा था वो आपको समझ आ जाए। तो अब अगर आप नोट्स पढ़ोगे तो आपको याद है कि हाँ इसका ये मतलब है। ठीक है, तो नोट्स खोलते हुए आप 1 शॉट देख लेना और वापस से रिकॉल कर लेना कि हाँ टीचर ने यहाँ पे क्या समझाया था। उसके बाद आप 17 को केमिकल बॉन्डिंग का पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना और 18 को आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना। इस तरीके से आपका चैप्टर एक बार आपके दिमाग में फिर से रिकॉल हो जाएगा। उसके बाद आप 19 से स्टार्ट करना, सेकंड नंबर यूनिट, मतलब कि जो भी अपना पी ब्लॉक वाला ग्रुप था उसको रिवाइज करोगे। 20 को अपना थर्ड वाला यूनिट रिवाइज करोगे, 21 को डीएनएफ ब्लॉक रिवाइज करोगे, 22 को
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फिर से रिवाइज करोगे। और यहाँ पे एन का ये मतलब है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आप नोट्स या फिर अगर आपने एनसीईआरटी हाईलाइट कर रखी है उसको रिवाइज करोगे। ठीक है, मैंने अपनी एनसीईआरटी हाईलाइट डाल रखी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, अगर चाहो तो उसको देख सकते हो। फिर 23rd को आप 1 यूनिट मतलब पहली यूनिट जो की थी आपकी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग वाली, उसमें P मतलब PYQ सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये समझ गए, N मतलब नोट्स है और P मतलब PYQ। बाकी जो ये 2, 3, 4 था ये आपका बेसिक ग्रुप्स थे, तो इसमें आपको एनसीईआरटी हाईलाइट्स रिवाइज करनी है अपनी, या फिर नोट्स अगर आपने बनाए हैं जो भी आप अभी तक बार बार रिवाइज करते आए हो उसको रिवाइज करना है। और ये रिवाइज करना है आपको एक बार मेरी ह्यूरिस्टिक देखने के बाद, क्योंकि ह्यूरिस्टिक में मैंने बता दिया आपको कि एक्जैक्टली इस लाइन से ये क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक बार देख लोगे तो आपको सारी की सारी चीजें कि हाँ यहाँ फोकस करना है, यहाँ फोकस नहीं करना है। और डीएनए ब्लॉक में तो मैंने काफी ज्यादा कंसेप्चुअल इस चैप्टर को याद करवा दिया, तो उसको देख लोगे एक बार तो आपको आसानी होगी, अगर नहीं देखा है आपने। बाकी बहुत लोगों ने तो देख रखा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट डिवीजन आपका खत्म हो जाएगा 23rd को। फिर सेकंड डिवीजन पे आओगे तो अपने पी ब्लॉक वाले ग्रुप से स्टार्ट करोगे, 2, 3, 4 को फोकस करोगे, क्योंकि हम लोग का मेन फोकस होना चाहिए कि जो ग्रुप्स वाले चीज़ हैं उनको बार बार रिवाइज करें, क्योंकि वोलेटाइल है। बाकी जो कंसेप्चुअल चीज़ है उसको एक बार देख लेंगे तो बहुत लंबे समय तक याद आता है। तो 2, 3, 4 को हमने फिर से रिवाइज कर लिया और 27 को हमने 5th मतलब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का PYQ सॉल्व कर लिया। यहाँ पे नोट्स किया था, यहाँ पे फिर से PYQ कर लिया। 28, 29, 30 को और फर्स्ट को हम लोग क्या करने वाले हैं कि 2, 3, 4 को फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक है, देखो हम लोग यहाँ पे क्या किया, 1 को स्किप कर दिया जो पहली यूनिट थी, क्योंकि वो एक तो आसान है, बहुत बार किया होता है लोगों ने, और हमें मेन फोकस वोलेटाइल पे करना है। तो 2, 3, 4 को फिर से रिवाइज कर लिया। और 1 मई को हमने जो 5th मतलब कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था उसका नोट्स और PYQ फिर से सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, इससे अच्छे क्वेश्चन बन के आएंगे एग्जाम में और आप यहाँ पे गलती करोगे, तो इसलिए इस दिन आपको क्या करना है, नोट्स और PYQ दोनों ही सॉल्व कर लेना है। उसके बाद हम लोग को ये हो गया हमारा 3rd डिवीजन कंप्लीट। 4th डिवीजन हम करने वाले हैं 2 मई से स्टार्ट। और उस दिन आपको क्या करना है, सबसे पहले बहुत दिन हो गया फर्स्ट वाली यूनिट को किए हुए, तो हम लोग सेकंड को क्या करेंगे कि पहली यूनिट के नोट्स को कंप्लीट कर लेंगे। 3rd को हम लोग 2nd और 4th यूनिट को कंप्लीट करेंगे और 4th को हम लोग 3rd और 5th यूनिट के नोट्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब आखिरी दिन है, उस दिन PYQ सॉल्व करोगे नहीं ऑब्वियसली, अभी आपने PYQ सॉल्व किया था तो आपको याद होगा, बस आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोट्स देख के चल जाना है आखिरी दिन। और ये मैंने भी किया था इसलिए मैं आपको बता। ठीक है, बाकी इसमें अगर किसी को लगे कि नहीं भैया मेरा केमिकल बॉन्डिंग तो स्ट्रॉन्ग है तो मैं इतना टाइम क्यों दूँ, तो हाँ बिल्कुल उस टाइम पे जगह आप जो भी आपका वीक है, P ब्लॉक वीक है, DNA ब्लॉक है, तो वहाँ टाइम दो। ऑल्सो मैंने यहाँ टाइम जो है ग्रुप्स को इतने स्प्लिट कर दिया था क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि आप कंपाउंड भी पढ़ोगे, तो अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपका वहाँ टाइम बचेगा, तो आप उस टाइम को जो भी आपका वीक पार्ट है, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वीक है तो उसमें टाइम लगा सकते हो। ठीक है, इन ग्रुप्स को एक ही दिन में खत्म कर सकते हो, मैंने 2 में स्प्लिट किया है, तो अगर आप कंपाउंड हटा दोगे तो ये एक ही दिन के अंदर हो सकते हैं सारे के सारे ग्रुप्स, तो ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। तो वही मैंने दिखाया कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से प्ले करना, ये मैंने आपको एक्जैक्ट शेड्यूल बता दिया है कि अगर आप सब कुछ करके जाओगे तो कैसे कैसे आपको करना है। उसके बाद ये जो डाउट था 1 शॉट वाला, मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको कोई एक चैप्टर वीक है जो आपको रिकॉल नहीं हो रहा है, आपने पहले पढ़ा था, उसका आप 1 शॉट देख सकते हो और उसके बाद देखते समय अपना जो भी नोट्स है उसको रिकॉल कर लेना कि हाँ इसमें ये चीज़ लिखा हुआ था जो हमें याद नहीं आता था। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने नोट्स को ही बार बार रिवाइज करने हैं और PYQ सॉल्व करना है। ग्रुप्स के लिए तो मैंने बता दिया, आपको ह्यूरिस्टिक देख लेनी है एक बार और उसके बाद अपना रिविजन स्टार्ट कर देना अगले दिन से। तो ये आपको करना है। अगर आप इतना कर लेते हो तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, क्योंकि आप इतने बार पढ़ चुके होंगे। अगर अभी से आप 4 बार रिवाइज कर लेते हो ना तो आपको एग्जाम के दिन याद होगा। ठीक है, अगर मान लो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 25 तो ऐसे कर दोगे, बाकी 5 क्वेश्चन में आप फंस सकते हो, लेकिन 25 क्वेश्चन आप ऐसे कर दोगे, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। ठीक है, तो बाकी जितने भी वीडियोस के लिंक है वो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ये शेड्यूल भी जैसे मैंने बायो का भेजा था आपको टेलीग्राम पे, इसको भी अपलोड मैं कर दूंगा, तो वहाँ से आपको मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।